Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Hello, dear students. Welcome to lecture number 4 of Biology Preparation for PMC National MDCAT 2021. And today, we are going to discuss the vacuoles, cytoskeleton, centrioles, and mitochondria from unit number 1, that is, cell structure and function. So, let's begin the lecture. आज के लेक्चर के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन टॉपिक्स को हमने आज के लेक्चर में कवर करना है, उनमें आप देखिए सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के सिलसिले में सम सेल ऑर्गेनल्स को मज़ीद हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं, जिनमें वैक्यूल्स शामिल हैं। इसके अलावा साइटोस्केलेटन की बात होगी, सेंट्रियोल्स की बात होगी, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया जाएगा। तो ये मज़ीद कुछ ऑर्गेनल्स सेल के हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे, और इसके अलावा जो सेल के ऑर्गेनल्स रह जाएंगे उनको फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर में ये हमारा जो फर्स्ट यूनिट है कंप्लीट हो जाएगा। चलें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स यूकैरियोटिक सेल के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं। वैसे तो वैक्यूल्स प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन दोनों सेल्स के अंदर आपको इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफर करता हुआ नजर आएगा। फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर भी ये मौजूद हैं और एनिमल सेल में भी ये मौजूद हैं, लेकिन एनिमल और प्लांट सेल में इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफर करता है। वो कॉन्सेप्ट किस तरह से डिफर करता है? देखिए, एनिमल सेल के अंदर 2 टाइप के वैक्यूल्स आपको नजर आएंगे। 2 टाइप के वैक्यूल्स। उन वैक्यूल्स का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। जब आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम एक्सप्लेन किया था तो उसमें भी इसका जिक्र हुआ था कि जब कोई सेल फैगोसाइटोस करता है किसी फॉरेन बॉडी को, जो कि आमतौर पर कोई फूड होता है सेल का, तो जब किसी फूड को फैगोसाइटोस करेगा सेल विद द हेल्प ऑफ इट सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन इस फूड को एनगल्फ करने के लिए थोड़ी सी इनवर्ड इन्वेजिनेट कर जाती है, और इसकी इस इन्वेजिनेशन के रिजल्ट में आप देख रहे हैं कि वो फूड इस मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज हो जाएगा, एंड इन दिस वे दिस फूड इज एनक्लोज्ड इन अ वेसिकल। सो दिस वेसिकल विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन एंड विच स्टोर्स फूड इज कॉल्ड द फूड वैक्यूल। इसका मतलब है कि एनिमल सेल में वैक्यूल की एक टाइप ये फूड वैक्यूल कहलाएगी। वन ऑफ द टाइप ऑफ वैक्यूल विल बी द फूड वैक्यूल। तो एक टाइप को यहाँ पर आप फूड वैक्यूल का नाम देंगे। व्हाट इज फूड वैक्यूल? फूड वैक्यूल इज अ स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेनस वेसिकुलर स्ट्रक्चर which is originated from the cell membrane during phagocytosis and it stores food। ठीक है, ये आपने वर्डिंग याद रखनी है। फूड वैक्यूल को करेक्टराइज करने के लिए इस तरह की वर्डिंग यूज की जाएगी। फूड वैक्यूल, इसकी फर्दर आगे डेस्टिनेशन क्या होती है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि फूड वैक्यूल लाइसोसोम के साथ फ्यूज करता है। एक ऐसा लाइसोसोम जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से रिसेंटली इमर्ज हुआ होता है, उस लाइसोसोम को प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। तो दिस इज अ प्राइमरी लाइसोसोम। तो इस प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फूड वैक्यूल जब फ्यूज करेगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फ्यूजन सेकेंडरी लाइसोसोम इज फॉर्म्ड। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, नाउ इट इज नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम। तो इस सेकेंडरी लाइसोसोम में डाइजेशन एक्टिविटी परफॉर्म होना शुरू हो जाती है। फूड वैक्यूल में जो फूड स्टोर हुआ था, अब वो लाइसोसोमल एंजाइम के जरिए डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, एंड आफ्टर डाइजेशन द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स विल बी एब्जॉर्ब इनटू द साइटोप्लाज्म। इस तरह से डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और फिर जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट कंटेनिंग वेसिकल परसिस्ट कर जाएगा
यानी जाहिर है जितना भी फूड एनगल्फ हुआ था, सेल के अंदर दाखिल हुआ था, वो सारा फूड यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं हो पाया था। उसमें से जितना फूड डाइजेस्ट हो गया था वो तो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा सेल साइटोप्लाज्म के अंदर और उसी की फर्दर आगे यूटिलाइजेशन भी होगी। लेकिन जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो असल में अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, और उस अनडाइजेस्टेड वेस्ट को कंटेन करने वाला ये वेसिकल अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहलाएगा। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ वैक्यूल इन द एनिमल सेल नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, इसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाएगा। तो आपने देखा कि एनिमल सेल में एक फूड वैक्यूल है एंड द अदर इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी वैक्यूल्स की एक किस्म है और एनिमल सेल में ये किस्म पाई जाती है। सो इस तरह से एनिमल सेल्स हैव टू टाइप ऑफ वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? फूड वैक्यूल originates from the cell membrane or plasma membrane during phagocytosis activity। और जबकि contractile vacuole ये कहाँ से originate हो रहा है? It originates from the secondary lysosome after digestion, after intracellular digestion। Keep in your mind, after intracellular digestion, the secondary lysosome is transformed into contractile vacuole। और जबकि food vacuole ये कहाँ से originate हुआ था? It originates from the cell membrane or plasma membrane during एंडोसाइटोसिस या ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस या इवन पिनोसाइटोसिस इवेंट भी कंसिडर किया जा सकता है यहाँ पर। तो इनमें से किसी भी प्रोसेस के दौरान ये फूड वैक्यूल फॉर्म हुआ और उसके बाद फिर इसका फूड लाइसोसोमल एंजाइम के जरिए डाइजेस्ट हो गया। आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब होंगी और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट कंटेनिंग वेसिकल अब रह जाएगा सेल के अंदर, उस वेसिकल को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाएगा। और अब इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की फर्दर आगे फेट क्या होती है? जिस तरह से आपने फूड वैक्यूल की फेट ऑब्जर्व की, समटाइम देखो ये फेट इस तरह एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है कि फूड वैक्यूल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और उसकी फेट क्या थी, आगे ये किस में जाकर कन्वर्ट हुआ है। और इसी तरह से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और अब इसकी फेट क्या है? तो इसकी फेट ये है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैज़ टू फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसने जिस तरह से ये फूड वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हुआ था, जबकि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दोबारा से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाकर फ्यूज कर जाता है और जो भी वेस्ट इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर मौजूद होती है वो वेस्ट यहाँ से अल्टीमेटली बाहर लिबरेट हो जाएगी। दिस इवेंट इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। तो इस तरह से एक्सोसाइटोसिस के जरिए इस तरह से एक्सोसाइटोसिस इवेंट के जरिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ने अपनी वेस्ट को बाहर एलिमिनेट कर दिया और यूं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का रोल कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आप देखिए कि फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में कई पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नंबर 1, इसका आपने ओरिजिन याद रखना है। ओरिजिन, दोनों का ओरिजिन आपको क्लियर होना चाहिए। फूड वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहा है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सेकेंडरी लाइसोसोम से ओरिजिनेट हो रहा है। सेकेंड थिंग इनका फंक्शन आपने याद रखना है। फंक्शन कि ये दोनों वैक्यूल्स किस फंक्शन से कंसर्न है, और वो फंक्शन आपको मैंने क्या पॉइंट आउट किया है कि फूड वैक्यूल इज कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ फूड। जो भी फूड फैगोसाइटोस हुआ था या पिनोसाइटोस हुआ या दूसरे लफ्जों में एंडोसाइटोस हुआ, सो दैट फूड इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द फूड वैक्यूल। सो इट इज कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ फूड। बेशक वो फूड परमानेंटली स्टोर नहीं होता फूड वैक्यूल के अंदर, वो टेम्परेरली स्टोर होता है और अल्टीमेटली उस फूड ने फिर डाइजेस्ट होना ही होता है। तो बहरहाल फूड वैक्यूल का रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या होगा? इट इज कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ फूड। ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज कंसर्न विद द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। आप देख रहे हैं कि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट आफ्टर डाइजेशन बच गई थी, इस वेसिकल के अंदर परसिस्ट कर गई थी, तो उन वेस्ट को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना होता है। तो उन अनडाइजेस्टेड वेस्ट को एलिमिनेट करना ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एनिमल सेल में ऑस्मो रेगुलेटरी रोल भी परफॉर्म करता है। ये एनिमल सेल के अंदर एक ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करने वाला स्ट्रक्चर है। ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन का मतलब है यानी ये वाटर के लेवल को मेंटेन करने में भी इन्वॉल्व होता है। ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन जैसे आपने
कुछ दूसरे चैप्टर्स के अंदर ये बात पढ़ी होगी कि जब कोई भी एनिमल सेल बहुत ज़्यादा वाटर गेन कर लेता है, यानी अगर कोई भी एनिमल सेल किसी ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है जहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा उसकी सराउंडिंग में मौजूद है, ऐसा इन्वायरमेंट होता है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। तो व्हेन एवर एन एनिमल सेल इज एक्सपोज टू हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपोटोनिक का मतलब है कि वेयर वाटर कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन सेल, तो ऐसी सूरत में जब एक सेल इस तरह की हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा तो उस सेल के अंदर बाहर से वाटर अंदर मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि वाटर हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है। तो ऐसी सूरत में ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट से वाटर इस सेल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा, और इस सेल में अगर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद ना हो तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में ये सेल स्वेल करता जाएगा और अल्टीमेटली ये सेल बस्ट हो जाएगा, क्योंकि इस सेल के बाहर कोई सेल वॉल नहीं है। दिस इज एन एनिमल सेल। अगर तो ये प्लांट सेल होगा फिर तो बस्ट होने का कोई चांस नहीं है, लेकिन चूंकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इस वजह से इन केस when it is exposed in hypotonic environment and when water moves into the cell begin to swell up, और इस swelling के रिजल्ट में सेल अल्टीमेटली बस्ट कर जाता है और ये सेल की लाइफ के लिए बहुत डेंजरस होता है। लेकिन इस एक्स्ट्रा वाटर को कंपनसेट करने के लिए, ये जो एक्स्ट्रा वाटर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में सेल के अंदर दाखिल हो रहा है, इसको कंपनसेट करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक ऑस्मो रेगुलेटरी रोल परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे मौजूद होता है। यानी जितना भी एक्स्ट्रा वाटर यहाँ पे गेन होता जाएगा, दैट एक्स्ट्रा वाटर विल बी अपटेकन बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन के साथ जाकर फ्यूज करेगा और उस एक्स्ट्रा वाटर को फिर दोबारा रिमूव कर देगा। फिर इसी तरह से फर्दर ऑस्मोसिस के जरिए वाटर एंटर होगा सेल के अंदर, फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में वो एब्जॉर्ब होगा और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसको बाहर एलिमिनेट कर देगा। सो इन दिस वे एन एनिमल सेल कैन सर्वाइव इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। आप जरा देखें कि जो एनिमल्स फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, यानी रिवर्स में, स्ट्रीम्स के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, तो डेफिनेटली उन एनिमल्स के लिए वो रिवर्स का या फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट उनके लिए एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, और उस हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर उनकी बॉडी कॉन्स्टेंटली वाटर गेन कर रही होती है। तो उनकी बॉडी में ये एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने का काम कौन परफॉर्म कर रहा है, यही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। अगरचे वैसे ये स्ट्रक्चर सेल के अंदर पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है, तो सेलुलर लेवल पर आप कह सकते हैं कि ऑस्मो रेगुलेटरी रोल इन एनिमल्स के अंदर ये परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर बात करें, यानी मिसाल के तौर पर जैसे किसी फिश की बात की जा रही है, तो फिश की बॉडी के अंदर जो फ्रेश वाटर फिश हैं उनकी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेटरी रोल कौन सा ऑर्गन परफॉर्म कर रहा है, तो अगर इस तरह ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर आपसे पूछा जाए तो आपने उसमें किडनी को कंसिडर करना है। लेकिन अगर आप सेलुलर लेवल के ऊपर सोचें, या आपसे क्वेश्चन के अंदर सेलुलर लेवल की बात की जा रही है कि विच सेलुलर ऑर्गेनेल इज involved in osmoregulatory function when the cell is exposed in hypotonic environment, फिर आपने किडनी को पिक नहीं करना, फिर आपने ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को पिक करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने केयरफुल रहना है। तो आपने ओरिजिन इनका दोनों का डिफ्रेंशिएट कर लिया, फंक्शन आपने आइडेंटिफाई कर लिया दोनों का, और उसके बाद फिर तीसरा आपने इनकी फेट को भी आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स की फर्दर फेट क्या होती है, यानी अल्टीमेटली these organelles have to convert into which part। तो जैसे भी आपने मुलाहिजा किया कि फूड वैक्यूल जब ये लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर जाते हैं तो ऐसी सूरत में ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाते हैं। फूड वैक्यूल की फर्दर फेट क्या होगी कि इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी लाइसोसोम व्हेन इट इज़ फ्यूज विद प्राइमरी लाइसोसोम। जबकि दूसरी तरफ आप देखिए कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसकी फेट क्या होगी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैज़ टू एलिमिनेट द वेस्ट प्रोडक्ट्स through the cell membrane, यानी it has to fuse with the cell membrane so that it can liberate its waste product। तो ये इसकी फेट है। इस तरह से आपने ओरिजिन, फंक्शन एंड फेट ऑफ फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन दोनों को याद रखना है। तो आपने देखा कि वैक्यूल्स विच आर फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट सेल बोथ, लेकिन इन बोथ सेल देर इज स्लाइटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्यूल। जैसे एनिमल सेल में अब तक आपको एक्सप्लेन किया है कि देर आर टू टाइप ऑफ वैक्यूल्स, बट इन प्लांट सेल देर आर नो सच टू टाइप ऑफ वैक्यूल्स। प्लांट सेल के अंदर आपको एक ही टाइप के वैक्यूल्स मिलेंगे,
और वो वैक्यूल्स किस तरह के होंगे? देखिए, एक प्लांट सेल के अंदर आपको एक मेच्योर प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नजर आता है। इन अ यंग प्लांट सेल, जब प्लांट सेल अभी यंग होता है तो उस यंग प्लांट सेल के अंदर मे बी देर आर मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। ठीक है, इस तरह से सपोज करें कि दिस इज अ यंग प्लांट सेल और इस यंग प्लांट सेल में बहुत सारे छोटे छोटे से वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे ये सेल मेच्योर होता चला जाएगा तो दीज मैनी स्मॉल वैक्यूल्स फ्यूज टुगेदर, इनके दरमियान ये कोलेसेंस हो जाता है। कोलेसेंस का मतलब है कि ये फ्यूज कर जाते हैं आपस में। ठीक है, यहां पर एक वर्ड बोला है कोलेसेंस। कोलेसेंस का मतलब है फ्यूजन। ठीक है, इनके दरमियान इस तरह से फ्यूजन हो जाएगी, ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे और यूं एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनेगा। तो बिफोर दिस कोलेसेंस आप देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस सेंटर के अंदर मौजूद था एंड मैनी स्मॉल वैक्यूल्स वर देयर, बट जैसे जैसे ये सेल मेच्योर होता गया तो मैनी स्मॉल वैक्यूल्स फ्यूज टुगेदर, ये आपस में कोलेसेंस कर जाते हैं और इनके कोलेसेंस से एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फॉर्म होता है और न्यूक्लियस भी अब इस सेल में सेंटर में नहीं रहेगा बल्कि ये थोड़ा सा साइड में पुश हो जाएगा। जैसे आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि न्यूक्लियस इज पुश्ड टुवर्ड्स साइड ऑफ द सेल और जबकि मेजर पोर्शन ऑफ द सेल इज ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो इस तरह से प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी यंग सेल के अंदर मैनी स्मॉल वैक्यूल्स होंगे लेकिन उनमें भी कोई इस तरह का डिफरेंस नहीं है कि कोई फूड और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अलग अलग किस्म के होंगे। और जैसे जैसे सेल मेच्योर होता जाएगा तो एक मेच्योर प्लांट सेल के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है ये प्लांट सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। प्लांट सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए जो पर्टिकुलर फीचर्स यूज किए जाते हैं उनमें से एक फीचर ये भी है। जैसे प्लांट सेल वॉल की बेसिस के ऊपर कैरेक्टराइज होते हैं क्योंकि सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं है। सिमिलरली द प्लांट सेल्स आर आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ओके, तो दिस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हैज मैनी फंक्शंस इन द प्लांट सेल, और वो फंक्शंस क्या हैं? जैसे दिस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आल्सो एक्ट एज अ लाइसोसोम। इसका एक रोल तो यह है कि ये लाइसोसोम के तौर पर भी एक्ट करता है प्लांट सेल में। ठीक है, इट आल्सो एक्ट्स एज लाइसोसोम। लाइसोसोम का मतलब है कि इट आल्सो इन्वॉल्व्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जैसे प्लांट सेल के अंदर अगर इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो तो वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन एक्चुअली लाइसोसोम के जरिए होनी चाहिए, और वो लाइसोसोम क्या होगा? वो लाइसोसोम दरअसल यही वैक्यूल है जो यहाँ पर एज अ लाइसोसोम एक्ट कर रहा है। तो इसका एक रोल एज अ लाइसोसोम है, इट आल्सो पार्टिसिपेट्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसके अलावा देखिए ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है इट आल्सो एक्ट एज स्टोर हाउस। ये स्टोर हाउस भी है, इट आल्सो एक्ट एज स्टोर हाउस ऑफ द सेल। जैसे हमने साइटोप्लाज्म के बारे में स्टोरेज रोल पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल्स। सिमिलरली प्लांट सेल के अंदर एक और स्टोर हाउस, मैंने आपको इससे पहले भी ये पॉइंट आउट किया था, ये वैक्यूल है। तो प्लांट सेल के अंदर जो भी कोई एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं, कोई एक्स्ट्रा सोल्यूट्स, उनको ये स्टोर कर लेता अपने अंदर, और सोल्यूट स्टोर करने की वजह से इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ड्रॉप हो जाती है तो ये वाटर भी स्टोर करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से वाटर स्टोर करने के साथ साथ ये एक्सपैंड करता जाएगा, और जैसे जैसे ये एक्सपैंड करता जाएगा तो ये सेलुलर कंटेंट्स को टुवर्ड्स द पेरिफ्री यानी टुवर्ड्स सेल वॉल पुश करना शुरू कर देगा। ये साइटोप्लाज्म को इस तरह से आउटसाइड पर ये पुश करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरह ये जो एक प्रेशर बिल्ट हो रहा होता है ड्यू टू द एक्सपेंडिंग वैक्यूल इन प्लांट सेल, दिस प्रेशर, साइटोप्लाज्मिक प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो ये टर्गर प्रेशर भी डेवलप करता है। इसका एक रोल आपने ये टर्गर की डेवलपमेंट भी याद रखनी है, इट हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट्स। ये जो टर्गर है इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट्स की लाइफ के अंदर, वो अभी आपको बताते हैं। तो आप याद रखिए कि ये टर्गर में इन्वॉल्व हो रहा है। कैसे टर्गर डेवलप हो रहा है कि इट एक्चुअली स्टोर्स various kind of materials because it acts as a storehouse, or while storing different kind of materials it also stores water, क्योंकि material store करने से इसका solute
कंसंट्रेशन इसकी, सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, वाटर कंसंट्रेशन इसकी कम हो जाएगी, तो एज अ रिजल्ट ये वाटर भी गेन करेगा। और इस तरह से जैसे जैसे ये वाटर गेन करता जाता है तो इसका सैप इंक्रीज होता जाता है, इसके अंदर जो कंटेंट्स प्रेजेंट है ना उसको सेल सैप कहते हैं, ठीक है। तो ये सेल सैप का जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता जाएगा तो ये वैक्यूल एक्सपेंड करता जाएगा, और ड्यू टू दिस एक्सपेंडिंग वैक्यूल cytoplasm begin to push against the cell wall. So this cytoplasmic pressure against the cell wall due to the expansion of the vacuole is called turgor. आप ये याद रखिए कि turgor is actually the pressure exerted by the cytoplasm against cell wall, but this pressure is due to the expansion of the vacuole, ठीक है, is due to the expansion of the vacuole. Therefore this turgor is related to the vacuole. Actually this turgor is shown by the cytoplasm. ये बात याद रखो कि टर्गर को डिफाइन करते हुए हम ये नहीं कहते कि दिस इज वैक्यूलर प्रेशर, आमतौर पर टर्गर को डिफाइन करते हुए ये कहा जाता है कि दिस इज साइटोप्लाज्मिक प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द वैक्यूल, ठीक है। तो इस तरह से टर्गर को आप वैक्यूल से भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन ये साइटोप्लाज्मिक प्रेशर है, तो आप इन दोनों को टर्गर के लिए रिस्पॉन्सिबल कंसिडर करेंगे। अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल है? वैक्यूल, ठीक है, लेकिन वैक्यूल की एक्सपेंशन की वजह से डायरेक्टली प्रेशर जाहिर है कि सेल वॉल के ऊपर एग्जर्ट नहीं होगा। वैक्यूल एक्सपैंड होने पर साइटोप्लाज्म को प्रेशराइज करेगा, उसको एक्सपैंड करने पर मजबूर करेगा, और उसके बाद फिर ये जो साइटोप्लाज्म है वो एक्चुअली सेल वॉल को पुश करता है। तो इस तरह से दिस पुशिंग प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म अगेंस्ट सेल वॉल ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड द टर्गर। ये ऐसा कभी भी नहीं कहा जाएगा द पुशिंग प्रेशर ऑफ द वैक्यूल अगेंस्ट सेल वॉल, ऐसा नहीं कहा जाएगा, बल्कि द पुशिंग प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म अगेंस्ट सेल वॉल ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द वैक्यूल। तो इस तरह से ये आपने टर्गर का कॉन्सेप्ट याद रखना है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट की लाइफ में, व्हाई टर्गर इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स। तो एक्चुअली देखो ये जो टर्गर है ये यंग प्लांट्स में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यंग प्लांट्स में अभी मैकेनिकल सपोर्ट के लिए कुछ हार्ड मैकेनिकल टिश्यूज डेवलप नहीं हुए होते, यानी उनके पास वो जो आपको मैंने पहले भी टर्म बताई थी स्क्लेरन काइमा सेल्स, स्क्लेरन काइमा सेल्स ये हार्ड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, और ये जनरली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दे आर फाउंड इन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, दीज आर एक्चुअली हार्ड सेल्स और ये डेड सेल्स हैं और ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बट इन द यंग सेल्स, in young plants these cells have not been developed, so due to the lack of these cells a young plant has got support, mechanical support with the help of this turgor। तो ये टर्गर यंग प्लांट्स के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करने का एक मैकेनिज्म है। जैसे आप देखिए कि ग्रासेस के लीव्स बिल्कुल इरेक्ट होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द टर्गर। और अगर किसी प्लांट का ये टर्गर लूज हो जाए, यानी अगर आप किसी प्लांट को ऐसी सॉइल के अंदर प्लेस करते हैं जिसको आप वाटर नहीं करते, आप वाटरिंग नहीं करते सॉइल के अंदर, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में आप देखेंगे कि जब सॉइल के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी होगी तो प्लांट का अपना वाटर सॉइल में मूव कर जाएगा, और जब वाटर सॉइल में चला जाएगा, प्लांट में से वाटर निकल जाएगा, तो प्लांट का टर्गर लूज हो जाएगा और टर्गर का लॉस एक्चुअली विल्टिंग कहलाता है। द लॉस ऑफ टर्गर इज कॉल्ड विल्टिंग। इस टर्म को भी आप याद रखिए, द लॉस ऑफ टर्गर इज कॉल्ड विल्टिंग। तो इस तरह से ये अगर टर्गर मेंटेन ना हो पाए तो ऐसी सूरत में प्लांट्स विल्ट कर जाते हैं, यानी वो मुरझा के नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है इस टर्गर की। तो आपने नोट किया कि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा एनिमल सेल के मुकाबले में डिफरेंट था। यहाँ पर यंग सेल के अंदर मैनी स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, बट इन मैच्योर सेल these many small vacuoles fuse together to form a large central vacuole which not only act as lysosome, means it participates in intracellular digestion, it also acts as storehouse of the cell, it stores different type of materials, and meanwhile it also develops turgor, ठीक है। और इस टर्गर की वजह से अल्टीमेटली फिर प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट हासिल हो रही होती है। अभी आप देखिएगा कि आगे चलकर आपको मैकेनिकल सपोर्ट में कुछ और पार्ट्स भी नजर आएंगे जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। आप इससे पहले प्लांट सेल में एक और पार्ट पढ़ चुके हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, और वो था सेल वॉल।
ठीक है। और उसके बाद फिर अभी आगे भी आप कुछ ऐसे सेलुलर कंपोनेंट्स देखेंगे विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो इन तमाम को आपने याद रखना है। समटाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, तो उसके अंदर सेल वॉल और फिर ये वैक्यूल, और अब आगे चलकर आपको कुछ और पार्ट्स भी दिखाएंगे। लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये जाहिर है कि वैक्यूल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते, वहाँ पर आपने मैकेनिकल सपोर्ट वाला फंक्शन इनके साथ लिंक नहीं करना, ठीक है। और जाहिर है कि एनिमल सेल में सेल वॉल भी नहीं थी, तो वो चीज़ भी वहाँ नहीं होगी। तो क्या मतलब है, फिर एनिमल सेल में मैकेनिकल सपोर्ट बिल्कुल नहीं होती है। एनिमल सेल में कुछ हद तक मैकेनिकल सपोर्ट आपको मिलेगी, वो अभी हम आगे चलकर आपको बताएंगे कि एनिमल सेल में जो थोड़ी बहुत मैकेनिकल सपोर्ट है वो किस तरह से हासिल होती है। अच्छा, यहाँ पर एक दो चीज़ें और भी क्लियर करनी है हमने प्लांट सेल वैक्यूल के बारे में, कि प्लांट सेल वैक्यूल के अंदर जितना भी सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, जो कि एक्चुअली एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स और वाटर डिजॉल्व हैं, तो इस सॉल्यूशन को कहा जाता है सेल सैप। दिस इज नोन एज सेल सैप। तो ये जो सेल सैप है, सेल सैप, इसको एक मेम्ब्रेन कवर कर रही है इस वैक्यूल के अंदर। दिस मेम्ब्रेन ऑल्सो has some special mechanisms or some special properties, therefore this membrane is specially named as tonoplast। तो ये tonoplast term भी आपने याद रखनी है। tonoplast is the vacuolar membrane। आप याद रखेंगे कि tonoplast is the term which is used for the vacuolar membrane which surrounds this cell sap। एनिमल सेल के वैक्यूल में आपको टोनोप्लास्ट नहीं मिलेगी, उसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट नहीं कहा जाता। कीप इन योर माइंड, टोनोप्लास्ट टर्म इज यूज फॉर द वैक्यूलर मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल ओनली। ओके, तो इसकी स्पेशलिटी क्या है? मैंने आपको जैसे बताया कि टोनोप्लास्ट हैज सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। तो वो स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या हैं? एक्चुअली वो स्पेशल प्रॉपर्टीज ये हैं कि दिस टोनोप्लास्ट कंप्राइजेस सेवरल एक्टिव ट्रांसपोर्ट चैनल्स। इसके अंदर बहुत सारे चैनल प्रोटीन्स मौजूद हैं, और उन चैनल प्रोटीन्स के जरिए एक्चुअली materials are uptaken from the cytoplasm. Even those material are in low concentration and they are high in concentration in the vacuole, but even then those materials will be uptaken by the vacuole। तो ये इस तरह की एक्टिव ट्रांसपोर्ट चैनल्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा abundantly मौजूद होते हैं इस वैक्यूलर मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इस वजह से इसको ये स्पेशली नेम दिया गया है, और इस टोनोप्लास्ट के अंदर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो सेल सैप कहलाता है। तो इन टर्म्स को भी आपने याद रखना है। अच्छा, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वैक्यूल के बाद हम दूसरा जो सेलुलर कंपोनेंट अब डिस्कस करने लगे हैं वो है साइटोस्केलेटन। जी, तो साइटोस्केलेटन जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, दो वर्ड्स पर कंसिस्ट करता हुआ ये वर्ड है। साइटो का मतलब, साइटो वर्ड जहाँ पर भी यूज़ हो इसका मतलब होता है सेल, ठीक है। साइटो रेफर्स टू द सेल, और यहाँ पर जो दूसरा वर्ड इस टर्म के अंदर यूज़ हो रहा है वो है स्केलेटन। तो स्केलेटन इज एक्चुअली कंपोनेंट विच प्रोवाइड सपोर्ट, यानी कोई भी ऐसा पार्ट जो सपोर्ट प्रोवाइड करे उसे स्केलेटन कहेंगे। जैसे हमारे बॉडी के अंदर भी एक स्केलेटन है जो बोन्स का बना हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से ये सेल के अंदर मौजूद स्केलेटन है। यानी इसको दूसरे लफ्ज़ों में आप कहेंगे कि दिस इज स्केलेटन ऑफ द सेल, ठीक है। ये सेल स्केलेटन है, स्केलेटन ऑफ द सेल। असल में ये जो साइटोस्केलेटन टर्म है, इट रेफर्स टू द 3 टाइप्स ऑफ फिब्रस स्ट्रक्चर्स दैट जनरली प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, ठीक है। ओवरऑल ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये फिब्रस स्ट्रक्चर्स, इस वजह से इनको कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन का नाम दिया गया। स्पेसिफिकली इन फिब्रस स्ट्रक्चर्स के अभी आपको डिफरेंट रोल्स बताए जाएंगे, लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो ये चूँकि सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इस वजह से इनको कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन टर्म के अंडर इंक्लूड किया जाता है। सो ये 3 टाइप्स के फिब्रस स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? सो दीज 3 टाइप्स ऑफ फिब्रस स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली माइक्रोफिलामेंट्स। ये आपको जो एक्टिन फिलामेंट्स नज़र आ रहे हैं इनको एक्चुअली माइक्रोफिलामेंट्स कहा जाता है। इनमें से ये एक माइक्रोफिलामेंट्स हैं जिनका डायमीटर एक्चुअली बहुत ही कम होता है, इसी वजह से इनको माइक्रोफिलामेंट का नाम दिया गया है। आप देख रहे हैं कि ये जस्ट 7 नैनोमीटर थिक फिब्रस स्ट्रक्चर्स हैं, और ये प्रोटीनेशियस फाइबर्स हैं। दे आर मेड अप ऑफ मेनली एक्टिन प्रोटीन,
जनरली एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। समटाइम इनके अंदर दूसरी प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन मेन कंपोजिशन इनकी एक्टिन है, तो इस वजह से इनको एक्टिन फिलामेंट भी कहा जाता है। और ये असल में फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, और जब भी वर्ड फिलामेंट यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है सॉलिड फाइबर। ठीक है, फिलामेंट का मतलब होगा सॉलिड फाइबर, यानी ये अंदर से हॉलो नहीं होंगे, ये सॉलिड फाइबर्स होंगे, ये सॉलिड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर नॉट हॉलो फ्रॉम इनसाइड। सो ये एक टाइप है इन फिब्रस स्ट्रक्चर्स की। दूसरी टाइप है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स दरअसल इनमें सबसे ज्यादा डायमीटर रखने वाले फिब्रस स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन अनलाइक माइक्रोफिलामेंट्स दे आर हॉलो फ्रॉम द सेंटर। ओवरऑल डायमीटर आप देख रहे हैं कि 25 नैनोमीटर, यानी ये डबल से भी ज़्यादा, यानी 3 टाइम्स आप यूं समझ लें, माइक्रोफिलामेंट से 3 टाइम्स से भी ज़्यादा डायमीटर रखने वाले ये फिब्रस स्ट्रक्चर्स हैं, एंड दे आर हॉलो फ्रॉम सेंटर। क्योंकि ये वर्ड ट्यूब्यूल इसके अंदर यूज हो रहा है, ट्यूब्यूल का मतलब है ट्यूब लाइक, यानी सेंटर से ये हॉलो होंगे। तो इस तरह से ये माइक्रोफिलामेंट से डायमीटर के लिहाज से भी डिफरेंट है और स्ट्रक्चर के लिहाज से भी डिफरेंट है। ना सिर्फ डायमीटर और स्ट्रक्चर इन दोनों का डिफरेंट है, बल्कि आप देख रहे हैं कि इनकी जो मेन कंपोजिशन है वो भी डिफर करती है। हैं ये भी प्रोटीनेशियस फाइबर, बट इसमें जो प्रोटीन आप देख रहे हैं वो है ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स यहाँ पर मौजूद होती हैं, और जबकि यहाँ पर मेनली आपको मैंने बताया कि एक्टिन प्रोटीन्स हैं। और नंबर थ्री आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। एक्चुअली इनको नाम इंटरमीडिएट फिलामेंट इस वजह से दिया गया है कि इनका डायमीटर एक्चुअली ये एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के दरमियान में मौजूद है, एग्जैक्टली बिल्कुल सेंटर में नहीं, लेकिन चूंकि इन दोनों डायमीटर्स के दरमियान में ये डायमीटर एग्जिस्ट कर, दैट इज 10 नैनोमीटर, यानी दे आर थिकन्ड देन माइक्रोफिलामेंट्स बट दे आर थिनर देन माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इस वजह से इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स नाम दिया गया है। और चूंकि ये भी फिलामेंट्स हैं, इसका मतलब दे आर ऑल्सो सॉलिड फाइबर, दे आर नॉट हॉलो फ्रॉम द सेंटर, तो ये भी फिब्रस स्ट्रक्चर्स हैं। इनकी जो मेन कंपोजिशन है वो है विमेंटिन। यहाँ पर एक खास किस्म की प्रोटीन होती है, उसे कहते हैं विमेंटिन प्रोटीन। तो ये विमेंटिन प्रोटीन के बने हुए फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इस तरह से आप देखिए कि साइटोस्केलेटन टर्म इज यूज फॉर दीज 3 काइंड ऑफ फिब्रस स्ट्रक्चर्स। अच्छा, इन तीनों फिब्रस स्ट्रक्चर्स में आपको मज़ीद कुछ डिफरेंसेस दिखाई देंगे, और वो डिफरेंसेस किस तरह से हैं देखिए, हम यहाँ पर इनको कंपेयर करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको मैंने जैसे बताया कि प्रोटीन सब यूनिट इनका डिफर करता है। माइक्रोफिलामेंट्स मेनली कंपोज्ड ऑफ एक्टिन, लेकिन सम टाइम एक्टिन के अलावा यहाँ पर आपको कुछ दूसरी प्रोटीन, जैसे यहाँ पर आपको ट्रोपोमायोसिन भी मिलेगा, ट्रोपोमायोसिन। इवन इसके अंदर ट्रोपोनिन्स भी आपको मिलेंगे, ट्रोपोनिन्स। और इसके अलावा ये मायोसिन भी कंटेन करते हैं, मायोसिन। कुछ स्पेशल सेल्स के अंदर दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मायोसिन। ठीक है, जैसे आपने मसल सेल्स के अंदर जो थिन और थिक मायोफिलामेंट्स पढ़े, तो दोज थिन एंड थिक मायोफिलामेंट्स आर एक्चुअली माइक्रोफिलामेंट। वो ये माइक्रोफिलामेंट की काइंड्स हैं, और अपनी कंपोजिशन के लिहाज से और अपने डायमीटर के लिहाज से उनकी 2 टाइप्स हैं, एक को हम थिन मायोफिलामेंट और दूसरे को थिक मायोफिलामेंट कहते हैं। दूसरी तरफ ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, इनके अंदर जो मेन प्रोटीन है वो मैंने आपको बताया विमेंटिन है, दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ विमेंटिन। और सम टाइम इसके अंदर केराटिन भी हो सकती है, लेमिन भी हो सकता है, या कोई और प्रोटीन भी मौजूद हो सकती है। तो होते ये भी प्रोटीनेशियस फाइबर्स हैं, बट इनकी कंपोजिशन डिफर करेगी। और यहाँ पर आप माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअली ट्यूबुलिन प्रोटीन मौजूद होती है, और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन डायमर्स की फॉर्म में ये चेन बना रहे होते हैं, यानी इनके जो डायमर्स होते हैं 2 ट्यूबुलिन सब यूनिट्स पर कंसिस्ट करते हैं, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। यानी जैसे ये एक अल्फा ट्यूबुलिन और ये दूसरा बीटा ट्यूबुलिन, ये इस तरह से दोनों मिलकर एक डायमर बना रहे हैं, उसके बाद फिर ये दूसरा डायमर, फिर ये तीसरा डायमर। तो ये बहुत सारे डायमर्स आपस में लिंक होकर ये आप देख रहे हैं कि ये एक इस तरह से चेन फॉर्म कर रहे हैं। तो ये भी फिब्रस प्रोटीन है, चेन लाइक, लेकिन इसके अंदर ये डायमर मॉलिक्यूल्स अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन के यूं चेन बनाएंगे, और ये चेन इस तरह से एक सेंट्रल एक्सिस के सराउंडिंग में यूं रोटेट कर दी जाएगी। जैसे ये आपको एक
रो नज़र आ रही है, ये दूसरी रो आपको इनकी नज़र आ रही है। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो ये इस तरह से आपको ये इस तरह हॉलो स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इस तरह से मैंने ये स्केच यहाँ से आपको पॉइंट आउट किया है। तो ये ऐसे करके ये यूँ डायमर्स का एक स्ट्रिंग है जो इस तरह से एक सेंट्रल एक्सिस के गिर्द यूँ लिपटता जा रहा है और इस तरह से एक हॉलो फाइबर फॉर्म हो गया है विच इज़ नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल। जिस तरह से आप यूं समझ लें कि अगर दो चेन ऑफ बीड्स को लेकर आप उसको सेंट्रल एक्सिस के गिर्द इस तरह से रैप अप करना शुरू कर दें और उसके बाद वो एक्सिस सेंटर से निकाल लें, तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, तो ये इस तरह प्रोटीन सब यूनिट्स इनके डिफर करते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफर कर रहा है। जैसे माइक्रोफिलामेंट्स में एक्टिन की दो चेन्स एक दूसरे के साथ ट्विस्ट हो रही हैं, और बाकी प्रोटीन्स जैसे ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन आपने पढ़ा होगा कि मसल सेल्स के अंदर ये जो थिन फिलामेंट्स होते हैं वहाँ पर ट्रोपोमायोसिन वो भी एक्टिन के साथ यूँ इसके पैरेलली मौजूद होती हैं और ट्रोपोनिन्स ट्रिपलेट्स की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बहरहाल ये अरेंजमेंट हम इनकी जब मसल्स का डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर इनका माइक्रोफिलामेंट्स का होगा। लेकिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में ये विमेंटिन या फिर अदर देन विमेंटिन सच एज केराटिन या कुछ दूसरी प्रोटीन्स के बने हुए ये स्ट्रक्चर्स होंगे, और इसमें ये विमेंटिन या केराटिन ये इस तरह से बिल्कुल सॉलिड फाइबर फॉर्म करेंगी। एक्चुअली इसके जो विमेंटिन या केराटिन के फिलामेंट्स होते हैं ये आपस में ट्विस्ट हो रहे होते हैं, और उसमें ये सिर्फ दो फिलामेंट्स नहीं होंगे बल्कि सेवरल फिलामेंट्स होंगे जो कि आपस में ट्विस्ट होकर इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। और दूसरी तरफ ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको शो किया था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स ये इस तरह से डायमर ट्यूबुलेंट डायमर जो कि अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन पर कंसिस्ट करता है, इस ट्यूबुलेंट डायमर की चेन है पूरी, और वो चेन इस तरह एक सेंट्रल एक्सिस के सराउंडिंग में रैप अप होकर इसको फॉर्म कर रही होती है। तो यूँ स्ट्रक्चरली ये वेरी करते हैं। फिर इसी तरह से इनमें आपको फंक्शन वाइज भी डिफरेंस दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे माइक्रोफिलामेंट्स मैंने जैसे आपको बताया था कि ओवरऑल ये चूंकि सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो देखो मैकेनिकल सपोर्ट ये डिफरेंट वे में प्रोवाइड करेंगे। जैसे माइक्रोफिलामेंट्स मेंटेन द सेल शेप बाय रेजिस्टिंग द टेंशन। एक्चुअली ये जो माइक्रोफिलामेंट्स ये आमतौर पर सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड पर प्रेजेंट होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ ये आपको फाइबर्स नजर आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली माइक्रोफिलामेंट्स। वो अलग बात है कि कुछ सेल्स के अंदर माइक्रोफिलामेंट्स बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। जैसे हम मसल सेल्स की बात कर रहे थे अभी, तो मसल सेल्स के अंदर माइक्रोफिलामेंट्स की स्पेशल टाइप थिक और थिन मायोफिलामेंट्स हैं जो बहुत अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं उन मसल सेल्स में। लेकिन अदरवाइज ये यहाँ सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ यूँ अरेंज होंगे, और यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ यहाँ पर मौजूद होने की वजह से ये सेल मेम्ब्रेन को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। यानी अगर कोई टेंशन क्रिएट होती है, यानी टेंशन से मतलब यह है यहाँ पर कि कोई पुल क्रिएट होता है, पुल, ठीक है, तो अगर कोई पुल क्रिएट होता है, बाहर से कोई फोर्स इसको मेम्ब्रेन को खींचने की कोशिश करती है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन तो वो पुलिंग रेजिस्ट हो जाएगी। यानी इस तरह से ये सेल शेप को मेंटेन करते हैं बाय रेजिस्टिंग द टेंशन, यानी पुलिंग को ये रेजिस्ट करके ये सेल शेप को मेंटेन कर रहे हैं। इन दिस वे दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। Similarly, the intermediate filaments are also responsible for the maintenance of cell shape by resisting tension, यानी ये भी पुलिंग को रेजिस्ट करते हैं। और ये किस तरह से रेजिस्ट करते हैं, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? एक्चुअली दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ये इस तरह से एक नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद है। अभी हमने यहाँ पर जो प्रीवियसली डायग्राम देखी थी, ये डायग्राम आप देखिए, इसके अंदर आपको यहाँ पर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये एक नेटवर्क फॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस नेटवर्क के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स यूँ एम्बेडेड हैं। तो इन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ने ऑर्गेनल्स को होल्ड किया हुआ होता है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और इसकी वजह से सेल को शेप भी एक ख़ास शेप भी हासिल हो रही होती है। और अगर बाहर से किसी किस्म की कोई पुलिंग फोर्स सेल के ऊपर एग्जर्ट हो तो उसको ये रेजिस्ट करते हैं। सो दे ऑल्सो रेजिस्ट टेंशन, यानी दैट इज पुलिंग। तो इस तरह से दे मेंटेन द सेल शेप एंड दे
कंट्रीब्यूट इन मैकेनिकल सपोर्ट। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जो अभी मैंने आपको बताया था, माइक्रोट्यूब्यूल्स, दे ऑल्सो मेंटेन सेल शेप बाय रेजिस्टिंग कंप्रेशन। कंप्रेशन से मतलब है कि अगर कोई पुशिंग, एक थी पुलिंग, पुलिंग का मतलब है कि कोई चीज़ सेल को यूं पुल कर रही है, लेकिन पुशिंग ये है कि कोई प्रेशर है जो सेल के ऊपर एक्सर्ट हो रहा है, तो उस प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल। दे मेंटेन द सेल शेप बाय रेजिस्टिंग द कंप्रेशन। एक्चुअली दे आर ऑल्सो स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये भी बिखरे हुए होते हैं, बट दे डू नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क। जैसे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, दे आर नॉट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, बट दे आर एक्चुअली scattered in the cytoplasm। तो इस तरह से आप देखिए कि all of them contribute in mechanical support, therefore they are considered as cytoskeleton in general। but आप इनकी specific role देख रहे हैं कि इनके अंदर कुछ specific abilities पाई जाती हैं। for example microfilaments they contribute in motility, यानी ये जो unicellular organisms होते हैं, unicellular animal like organisms, उनके अंदर ये pseudopodia फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। स्यूडोपोडिया की जो स्टैब्लिशमेंट है, जैसे एक यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है, एक एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म नोन एज अमीबा, इसे कहते हैं अमीबा। सो ये जो अमीबा ऑर्गेनिज्म है, इसमें ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस आपको नजर आ रही हैं, और इस तरह की साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस आपको हमारे बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स में भी, कुछ हमारे वाइट ब्लड सेल्स भी इस तरह की साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस फॉर्म करते हैं। दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। तो ये स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन में ये हेल्प कर रहे हैं, यानी सेल की मोटिलिटी में ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन में इनका बड़ा अहम रोल है। जैसे अभी मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि स्केलेटल मसल्स के अंदर और बाकी जो दूसरे स्मूथ और कार्डियक मसल्स हैं, उन मसल सेल्स के अंदर उनके साइटोप्लाज्म में माइक्रोफिलामेंट्स की एक स्पेशल टाइप मौजूद है, जिसे थिन और थिक मायोफिलामेंट्स कहा जाता है, और वो बहुत अबंडेंटली वहाँ पर प्रेजेंट हैं, और उनके वहाँ पर मौजूद होने से मसल को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की कैपेसिटी हासिल होती है। तो मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो ड्यू टू द माइक्रोफिलामेंट्स। उसके अलावा देखो, ये माइक्रोफिलामेंट्स सेल डिवीजन इन एनिमल्स में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। होता है इस तरह से कि जब एनिमल्स में माइटोसिस हो रहा होता है, तो माइटोसिस के दौरान पहले न्यूक्लियर डिवीजन परफॉर्म होगी, 2 डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म हो जाएंगे। दिस न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। जब ये कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है विच इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। तो इस तरह से जब ये साइटोकाइनेसिस का मरहला आता है एनिमल सेल की डिवीजन के दौरान, साइटोप्लाज्म ने डिवाइड होना होता है, तो ड्यूरिंग दिस साइटोकाइनेसिस यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स मौजूद हैं विच आर एक्चुअली माइक्रोफिलामेंट्स। सो दीज कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स और माइक्रोफिलामेंट्स दे बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट, और इसकी कॉन्ट्रैक्शन से ऐसा होगा कि सेल मेम्ब्रेन इनवर्ड कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगी, एंड दिस वे सेल साइटोप्लाज्म बिगिन टू डिवाइड इनटू 2 हाफ्स। देखो ये इस तरह से ये जो आपको कंस्ट्रिक्शन नजर आ रही है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, दिस कंस्ट्रिक्शन इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द माइक्रोफिलामेंट्स। तो ये आपने देखा कि सेल डिवीजन इन एनिमल्स में भी ये हेल्प कर रहे हैं। आपने लास्ट लेक्चर में फ्रेगमोप्लास्ट का रोल देखा था, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का रोल देखा था, वो प्लांट सेल की डिवीजन में साइटोकाइनेसिस में वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जबकि एनिमल सेल की माइटोसिस में ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस जो सेलुलर कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करता है वो माइक्रोफिलामेंट है। तो ये दोनों पॉइंट्स को मिक्सअप ना होने दीजिएगा, इनको याद रखना है आपने। अच्छा, इसके बाद आप देखिए कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का जो स्पेसिफिक रोल है, दे ऑल्सो एंकर द न्यूक्लियस एंड सम अदर ऑर्गेनेल्स। जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम के अंदर यहाँ पर पॉइंट आउट किया कि आप देख रहे हैं कि इनका चूंकि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का एक नेटवर्क यहाँ पे बना हुआ है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस नेटवर्क different cellular organelles have been anchored into the cytoplasm, means different cytoplasmic organelles have definite positions, means nucleus एक खास जगह पे मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया खास जगह पर मौजूद है, बाकी सेलुलर ऑर्गेनल्स भी स्पेसिफिक पॉइंट्स पर मौजूद हैं, और इन ऑर्गेनल्स की ये जो स्पेसिफिक पोजीशंस हैं असल में ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की वजह से मेंटेन हो रही हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर तीसरा मैंने आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में बताया। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो यूँ फ्रीली स्कैटर्ड भी होते हैं
और इसके अलावा आपको एनिमल सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स का कुछ ख़ास रोल नज़र आएगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये सेल की मोटिलिटी में भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कुछ एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेलुलर हैं, उनके पास फ्लैजेला और सीलिया की फॉर्म में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो अपने फ्लैजेला और सीलिया के ज़रिए मूव करते हैं। इवन हमारे बॉडी के अंदर भी जैसे हमारी नेजल एपिथेलियम में और रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में जो सेल्स हैं उनके पास सीलिया प्रेजेंट हैं, तो ये सीलिएटेड सेल्स हमारे बॉडी के अंदर भी कई जगहों पर प्रेजेंट हैं। तो जहाँ पर भी आपको ये सीलिया और फ्लैजेला मिलेंगे, जैसे ह्यूमन स्पर्म के पास फ्लैजेला मौजूद हैं, तो जिस सेल में भी फ्लैजेला और सीलिया प्रेजेंट हैं, एक्चुअली दीज फ्लैजेला एंड सीलिया आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो एनिमल सेल में माइक्रोट्यूब्यूल ये फ्लैजेला और सीलिया को कंपोज करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं। एनिमल सेल में ये सीलिया और फ्लैजेला की तरह ये सेंट्रियोल्स को भी कंपोज करते हैं, और इसी सेंट्रियोल से ये माइक्रोट्यूब्यूल फिर सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स की मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। ये चीज़ अभी हम आगे सेंट्रियोल्स के केस में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन भी इनसे रिलेट किया जाता है, और इसके अलावा ऑर्गेनल्स की मूवमेंट में भी ये इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो ये आपने इनके स्पेसिफिक रोल्स भी याद रखने हैं। अच्छा, तो ये तो थे साइटोस्केलेटन, 3 टाइप के फिब्रस स्ट्रक्चर्स है जिनको कलेक्टिवली हमने साइटोस्केलेटन कहा बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन विद मैकेनिकल सपोर्ट इन द सेल। अब आइए हम बात करते हैं एक और सेलुलर ऑर्गेनल की, और वो है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स एनिमल सेल का ये करेक्टरिस्टिक फीचर है। इट इज़ फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, ठीक है। ये एनिमल सेल में मौजूद है। एनिमल सेल के साथ साथ ये कुछ फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में भी मौजूद हैं, एंड इन फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, तो ये जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं, दीज फंजाई लाइक प्रोटिस्ट इन प्रीवियस क्लासिफिकेशन, ओल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम में, दीज फंजाई लाइक प्रोटिस्ट वर ऑल्सो कंसिडर्ड एज लोअर प्लांट्स। इनको लोअर प्लांट्स भी कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब जो करंट क्लासिफिकेशन उसमें आप याद रखिए दे आर नॉट सपोज टू बी प्लांट्स। तो सम टाइम देखिए इनकी अकरेंस के बारे में ये पॉइंट मिलता है हमें बुक्स के अंदर कि दे आर ऑल्सो फाउंड इन सम लोअर प्लांट्स। तो जब भी बात होगी कि दे आर फाउंड इन सम लोअर प्लांट, तो उससे मतलब ये होगा फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। यानी वो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट कौन से हैं? उनमें एक ग्रुप है स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। स्लाइम मोल्ड अभी हम आगे चलकर इनको पढ़ेंगे, और दूसरा ग्रुप है वाटर मोल्ड्स। तो ये स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स, दीज आर एक्चुअली फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जिनको प्रीवियसली लोअर प्लांट्स भी कंसिडर किया जाता था। ये सेंट्रियोज इनके अंदर भी मौजूद हैं और एनिमल सेल में भी ये मौजूद होते हैं, बट इन ट्रू प्लांट सेल दीज स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट। इन फंगल सेल, फंजाई के सेल्स में भी ये एब्सेंट हैं। इन अलगल सेल, एल्जी में भी एब्सेंट हैं। तो आपने ये क्लियरली याद रखना है कि कौन से ग्रुप्स में ये एब्सेंट हैं और किन के अंदर मौजूद हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, तो सेंट्रियोल्स आर जनरली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, पेयर की शक्ल में ये मौजूद होंगे, एंड द होल पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज नोन एज सेंट्रोसोम। द टर्म सेंट्रोसोम इज यूज्ड फॉर द होल पेयर ऑफ सेंट्रियोल। आमतौर पर आपको एक सेल के अंदर वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल नजर आएगा और उसे सेंट्रोसोम कहते हैं। एंड दिस सेंट्रोसोम इज लोकेटेड, इट इज फाउंड नियर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है। सेल के अंदर जहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसके बिल्कुल बिसाइड ये सेंट्रोसोम भी प्रेजेंट होता है। एंड दिस एरिया वेयर द सेंट्रोसोम इज लोकेटेड इज नोन एज सेंट्रोस्फीयर। दिस एरिया इज कॉल्ड सेंट्रोस्फीयर। तो आपने ये तीनों टर्म्स याद रखनी है। सेंट्रियोल्स ये रॉड शेप स्ट्रक्चर्स हैं, एंड द होल पेयर ऑफ दीज रॉड शेप स्ट्रक्चर्स सेंट्रोसोम, एंड द एरिया or the region of the cell which is actually near the nucleus, that region is called centrosphere. तो centrioles basically होते क्या हैं?
सेंट्रियोल बेसिकली जैसे मैंने बताया कि ये पेयर ऑफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं एंड दीज टू रॉड्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। आप देख रहे हैं कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर सर्कुलरली अरेंज्ड हैं और टोटल ये कोई 9 ट्रिपलेट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो एक रॉड के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, सो दिस वन रॉड ऑफ सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स? तो आंसर इज 27। आपने 27 आंसर याद रखना है। या अगर आपसे हाउ मेनी ट्रिपलेट्स पूछे जाएं तो 9 ट्रिपलेट्स आपने। ट्यूब्यूल्स पूछे जाएं माइक्रोट्यूब्यूल्स तो आपने ट्यूब्यूल्स का नंबर 27 माइंड में रखना है, और अगर ट्रिपलेट्स पूछे जाएं तो ये ट्रिपलेट्स आपने 9 माइंड में रखने हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी ट्रिपलेट्स आर प्रेजेंट इन वन सेंट्रियोल या हाउ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन सेंट्रियोल। एंड दीज 9 ट्रिपलेट्स आर एक्चुअली सर्कुलरली अरेंज्ड। दरमियान से ये हॉलो रॉड्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये वैसे ये माइक्रोट्यूब्यूल इटसेल्फ हॉलो हैं और ख़ुद ये जो सेंट्रियोल रॉड्स हैं ये भी हॉलो स्ट्रक्चर हैं। तो ये जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल है ये आप देख रहे हैं इनकी अरेंजमेंट किस तरह से कि दीज टू सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये आमतौर पर आपको इस तरह से एक दूसरे के राइट एंगल पर इस तरह पेयर बनाते हुए नजर आएंगे, और इस तरह का ये एक पेयर आमतौर पर न्यूक्लियस के पास मौजूद होता है। बट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन के स्टार्ट होने से ज़रा पहले, जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन, दिस सिंगल पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज डुप्लीकेटेड, और इस सिंगल पेयर ऑफ सेंट्रियोल के डुप्लीकेट होने से 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स स्टैब्लिश हो जाएंगे। लिहाजा यहाँ पर नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स के ऊपर भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट ड्यूरिंग माइटोसिस इन अ सेल। तो आप याद रखो कि जब माइटोसिस के दौरान नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स पूछे जाएं तो वो 4 हो जाएंगे, 2 पेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अदरवाइज अगर आपसे इंटरफेस के दौरान, इंटरफेस सेल साइकिल का वो फेज होता है जिसमें सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, तो अगर इंटरफेस के दौरान नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स आपसे पूछे जाते हैं तो उसमें आपने सिंगल पेयर यानी 2 सेंट्रियोल्स को ही याद रखना है। अच्छा, अब इनका रोल है क्या, ये क्या काम करते हैं? तो एनिमल सेल में एक्चुअली दीज सेंट्रियोल्स विच आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, दे आर कंसर्न विद फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक apparatus, ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स और नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट है स्पेशली इन द एनिमल सेल, और ये करते क्या हैं, ठीक है, ये सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं पहले। तो ये करते क्या है, इनका रोल क्या है सेंट्रियोल्स का? तो बेसिकली द रोल ऑफ सेंट्रियोल इज दैट centrioles are concerned with the formation of mitotic apparatus. What is mitotic apparatus? Actually, mitotic apparatus is a spindle-shaped fibrous structure which is established in the cell during cell division. आप देख रहे हैं ये एक सेल आपको नज़र आ रहा है, सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन थोड़ा सा इलोंगेट कर जाता है, और इस सेल में ड्यूरिंग सेल डिवीजन आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल आपको एक इस तरह से स्पिंडल शेप फिब्रस स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई दे रहा है। स्पिंडल का मतलब है, वर्ड स्पिंडल जब हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? स्पिंडल का मतलब होता है कोई भी ऐसी शेप जो सेंटर से यूँ इस तरह से थिकेंड और साइड से यानी एंड से वो थोड़ी सी नैरो हो, ऐसी शेप को, जैसे हमारी आई की शेप भी स्पिंडल शेप है, तो इस तरह की शेप रखने वाले स्ट्रक्चर को स्पिंडल शेप्ड कहा जाता है। बेसिकली ये स्पिंडल किस चीज़ को कहते हैं? बेसिकली स्पिंडल कहते हैं अगर आप किसी एक रॉड के ऊपर इस तरह से आप अगर कोई थ्रेड, बहुत लंबा थ्रेड है, तो उस थ्रेड को इस तरह से रैप करना शुरू कर दें इस रॉड पर, तो इस तरह से आप देखिए ये थ्रेड का जो इस तरह से एक आपके सामने यूँ गुच्छा सा बन जाता है, तो दिस इज़ कॉल्ड स्पिंडल। तो स्पिंडल बेसिकली ये थ्रेड का ये इस तरह से एक रोल होता है एक सेंट्रल रॉड के ऊपर, इसको स्पिंडल कहते हैं। और इसकी जो शेप आपको बनती हुई नज़र आ रही है, तो इस शेप से जो चीज़ भी रिजेंबल करती होगी उसको स्पिंडल शेप कहा जाएगा। सो दिस स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर which consists of microtubule and develop in cell during cell division is called mitotic apparatus. So centrioles are concerned with the formation of mitotic apparatus. How they form mitotic apparatus? Actually during cell division, as I have told you that this single pair of centriole is duplicated, और इसकी duplication से आपको 2 pair of centrioles मिलेंगे. Then these 2 pair of centrioles begin to migrate towards opposite side. आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये अपोजिट साइड पर माइग्रेट कर जाएंगे, और इनके अपोजिट साइड पर माइग्रेट करने से अब आप देख रहे हैं कि 2 पोल्स इस्टेब्लिश हो गए, और इन 2 पोल से यहाँ पर 3 काइंड के माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट होंगे।
Those three kind of microtubules are astral microtubules, polar microtubules, and kinetochore microtubules. These three kind of microtubules are developed in the mitotic apparatus. They are developed from the centrioles. इन तीनों से ये स्पेंडल शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है जिसको माइटोटिक apparatus कहा है. और इस माइटोटिक apparatus के ज़रिए होगा क्या, इसके ज़रिए एक्चुअली क्रोमोसोम्स मूव करेंगे. अभी सेल डिवीजन के दौरान आपने पढ़ा होगा कि ये सेंटर से क्रोमोसोम का सेंट्रोमेर डिवाइड हो जाता है और सिस्टर क्रोमेटिड्स दे बिगिन टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड दे बिगिन टू माइग्रेट टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, और इस तरह से ये क्रोमोसोम की मूवमेंट इंश्योर होती है. तो ये तीन किस्म के माइक्रोट्यूब्यूल इस माइटोटिक apparatus का हिस्सा हैं जो कि सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होते हैं. ओके, इन तीनों माइक्रोट्यूब्यूल्स का आपने रोल भी याद रखना है कि एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर जस्ट प्रेजेंट एट द पोल्स, ये जस्ट पोल्स को मेंटेन कर रहे होते हैं. उसके अलावा काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स आर दोस दैट आर कनेक्टेड विद द क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स आर एक्चुअली अटैच्ड विद काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, और दूसरे हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर कंटिन्यूस फ्रॉम वन पोल टू अनदर. तो ये कंटिन्यूस माइक्रोट्यूब्यूल पोलर होंगे, जबकि क्रोमोसोम्स के साथ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स एसोसिएटेड हैं दे आर कॉल्ड काइनेटोकोर. और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जस्ट यहाँ पर आपको इस तरह से एक एंड के ऊपर स्टार लाइक शेप बनाते हुए नजर आ रहे हैं, इन्हें कहा जाता है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स. अच्छा, यहाँ पर आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि क्या माइटोटिक apparatus प्लांट सेल में मौजूद होता है. ठीक है, डज प्लांट सेल हैज़ माइटोटिक apparatus. तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं शायद सेंट्रियोल प्लांट सेल में एब्सेंट है तो माइटोटिक apparatus भी एब्सेंट होगा. नो, ऐसा नहीं है. ये बात आपने याद रखनी है कि प्लांट सेल्स डू हैव माइटोटिक apparatus. तो अगर प्लांट सेल में माइटोटिक apparatus है तो फिर वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है. माइटोटिक ये सेंट्रियोल्स तो प्लांट सेल में नहीं होते, तो फिर ये माइटोटिक apparatus कहाँ से ओरिजिनेट होता है. तो एक्चुअली प्लांट सेल्स हैव सम अदर सोर्स ऑफ द माइटोटिक apparatus अदर देन सेंट्रियोल. प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल नहीं है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर आप देखेंगे कि सेंट्रियोल्स के मुकाबले में प्लांट सेल में जो स्कैटर्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, प्लांट सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं. So those scattered microtubules at the time of cell division, they begin to arrange themselves in the form of spindle-shaped structure and they form such mitotic apparatus. ठीक है, तो इस तरह से mitotic apparatus फॉर्म होता ज़रूर है प्लांट सेल के अंदर, बट mitotic apparatus प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल से ओरिजिनेट नहीं होगा बल्कि स्कैटर्ड माइक्रोट्यूब्यूल से ओरिजिनेट होगा. और ये जो स्कैटर्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये स्कैटर्ड माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शनली तो सेंट्रियोल्स की तरह हैं, क्योंकि इनके ज़रिए भी आपने देखा माइटोटिक apparatus फॉर्म हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रियोल, बिकॉज सेंट्रियोल तो रॉड शेप स्ट्रक्चर्स थे, बट दे आर नॉट रॉड शेप स्ट्रक्चर्स, दे आर फ्रीली डिस्पर्स्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो चूँकि ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट फंक्शनली अलाइक हैं सेंट्रियोल्स के साथ, इस वजह से इन स्कैटर्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स को एनालोगस टू सेंट्रियोल्स कंसिडर किया जाएगा. एनालोगस टू सेंट्रियोल, एनालोगस टर्म हम यूज़ करते हैं हर उस चीज़ के लिए जो कि स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो लेकिन फंक्शनली अलाइक हो. तो दे आर एनालोगस टू सेंट्रियोल. तो विच स्ट्रक्चर, विच पार्ट ऑफ द सेल, प्लांट सेल आर एनालोगस टू सेंट्रियोल. तो आपने इसमें ये याद रखना है कि प्लांट सेल के ये जो स्कैटर्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे आर एनालोगस टू सेंट्रियोल्स ऑफ द एनिमल सेल. व्हाई? बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट दे आर फंक्शनली अलाइक. तो इस तरह से दे आर एनालोगस टू द सेंट्रियोल. ओके, अच्छा, तो एक और आपने यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि एनिमल माइटोटिक apparatus और प्लांट माइटोटिक apparatus में ना सिर्फ ओरिजिन का डिफरेंस है, दोनों का ओरिजिन डिफर करता है. जैसे अभी आपने देखा एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल से ये माइटोटिक apparatus ओरिजिनेट हो रहा था, जबकि प्लांट सेल के अंदर ये स्कैटर्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं. और दूसरी तरफ स्ट्रक्चरली भी ये माइटोटिक apparatus डिफर करता है. यानी यहाँ पर आपको 3 किस्म के माइक्रोट्यूब्यूल्स बताए थे, ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इसके अलावा आपको 2 और पोलर और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे पॉइंट आउट किए थे. बट देयर आर नो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, नो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स इन प्लांट सेल. प्लांट सेल के अंदर एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होंगे. सो दिस इज अनदर डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल माइटोटिक apparatus.
अच्छा, यहाँ पर देखो, हम जब कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं तो आपने नोट किया है कि उस टॉपिक को मैं स्पेसिफिकली सिर्फ जितना बुक के अंदर लिखा हुआ है सिर्फ उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके अंदर और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड कर रहा होता हूँ, क्योंकि असल में जो कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड हैं और वो बुक के अंदर डिफरेंट जगहों पर मौजूद हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जब किसी टॉपिक को कवर करें तो हम वो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो कि आमतौर पर स्टूडेंट के माइंड में नहीं होते कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है, लेकिन बीइंग ए टीचर हम जान रहे होते हैं, तो हम इस वजह से उन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी इसके अंदर इंक्लूड करते जाते हैं। तो आप जब बुक में से इन चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे होंगे, हो सकता है ये सारे पॉइंट एक जगह पर आपको ना मिले, इस वजह से आपने बुक में इसको पढ़ते हुए साथ साथ ये जितना भी लेक्चर के अंदर आप चीज़ें सीख रहे हैं इनको भी फॉलो करते जाना है, ताकि आपका व्यू ज़्यादा ब्रॉड हो सके और ज़्यादा अच्छा आप प्रिपेयर कर सकें फॉर द एंट्री टेस्ट। ठीक है जी, तो इस तरह से ये सेंट्रियोल्स का पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया के अभी तक जितने भी हमने सेल ऑर्गेनल्स पढ़े उनसे एक लिहाज से डिफरेंट हैं। वो इस सेंस में कि अब तक हमने जितने भी ऑर्गेनल्स पढ़े थे वो या तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड थे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, या फिर वो नॉन मेम्ब्रेनस थे। इनमें से हमने कुछ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स पढ़े, जैसे सेंट्रियोल्स के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, वो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। राइबोसोम के पास भी कोई मेम्ब्रेन एनक्लोज नहीं होती, वो भी नॉन मेम्ब्रेनस है। बट ऑन द अदर हैंड आपने जो लाइसोसोम पढ़ा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ा, इसी तरह से वैक्यूल्स पढ़े, ऑल ऑफ देम वर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। बट अब जो हम आगे सेल ऑर्गेनल्स कवर करने वाले हैं, जैसे अब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, फिर आगे प्लास्टिड्स पढ़ेंगे यानी क्लोरोप्लास्ट, और फिर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, तो वो आगे अब आने वाले जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सब डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अब थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अच्छा, तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली आप इनको डिफाइन करने के लिए यही वर्डिंग यूज़ करेंगे कि दे आर एक्चुअली डबल मेम्ब्रेनस रॉड शेप स्ट्रक्चर। इनको समटाइम फिलामेंटस भी कहा जाता है, ठीक है, फिलामेंटस वर्ड भी इनके लिए यूज़ किया जाता है, फिलामेंटस, या फिर इनको रॉड शेप कहा जाता है। सो दे आर डबल मेम्ब्रेनस रॉड शेप या फिलामेंटस स्ट्रक्चर। इस वर्डिंग से आप माइटोकॉन्ड्रिया को कैरेक्टराइज करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, मैं कभी वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ करूँगा और कभी माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है, RION, माइटोकॉन्ड्रियन। और डिफरेंस क्या इन दोनों में? डिफरेंस ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल वर्ड है और माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर वर्ड है। तो ये अक्सर मुख्तलिफ जो साइंटिफिक टर्म्स होती हैं उसमें प्लूरल और सिंगुलर, ये जो जनरल रूल्स होते हैं इंग्लिश के, उनसे ये डिफ़र कर रहे होते हैं, तो आपने केयरफुल रहना है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल वर्ड है और माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर है। अच्छा, तो देखिए ये सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन, इसका स्ट्रक्चर हमारे सामने नज़र आ रहा है। ये आप देख रहे हैं कि डबल मेम्ब्रेनस रॉड शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें जो टू मेम्ब्रेन्स हैं उनमें से एक आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, और उसके बाद दूसरी इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में एक स्पेस मौजूद है, दैट स्पेस इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इज प्रेजेंट। समटाइम दिस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इज ऑल्सो नोन एज ल्यूमेन, ठीक है। अच्छा, तो ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान आपको ल्यूमेन नज़र आ रहा है, और इसके अलावा आपको जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनसाइड एक और कंपार्टमेंट बनाते हुए नज़र आ रही है। असल में आप देखिए कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है इट फॉर्म्स टू कंपार्टमेंट्स। एक कंपार्टमेंट इसने अपने बाहर की तरफ बनाया है बिटवीन इनर मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन, दैट कंपार्टमेंट इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और एक कंपार्टमेंट अंदर की साइड पे इसने बनाया है, एंड दिस कंपार्टमेंट इज नोन एज मैट्रिक्स। तो एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ टू कंपार्टमेंट्स, ठीक है, इसके दो पोर्शंस हैं। आउटर कंपार्टमेंट इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और ल्यूमेन, एंड द इनर कंपार्टमेंट इज नोन एज मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपने दो कंपार्टमेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया के याद रखना है। अच्छा, अब इन तीनों की फर्दर प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन की। तो आउटर मेम्ब्रेन इज एक्चुअली पोरस, इट इज़ एक्चुअली पोरस एंड इट इज़ परमिएबल। इसमें से चीज़ें जनरली गुजर जाती हैं। ये सेमी परमिएबल इन नेचर नहीं है, इट इज़ पोरस। बट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज़ ट्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इससे हर चीज़ पास नहीं करेगी, सेमी परमिएबल है, इससे हर चीज़ पास नहीं करती।
दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि आउटर मेम्ब्रेन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रोटीन नज़र नहीं आएंगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं होते, बट इनर मेम्ब्रेन इज़ रिच इन प्रोटीन। यहाँ पर जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं वो वेरियस काइंड की प्रोटीन्स, इसमें चैनल प्रोटीन्स भी हैं और उसके अंदर बहुत सारे एंजाइमेटिक प्रोटीन्स भी हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो एंजाइमेटिक प्रोटीन्स हैं, मैनी ऑफ देम आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स। तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो फाउंड इन द इनर मेम्ब्रेन, दे आर नॉट फाउंड इन द आउटर मेम्ब्रेन। तो ये अक्सर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि आउटर मेम्ब्रेन ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच नहीं है, ठीक है, और इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन कैरियर्स तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज़ प्रोटीन रिच और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइमेटिक प्रोटीन्स हैं विच एक्ट एज इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स, और उन इलेक्ट्रॉन कैरियर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना होता है, अभी आगे चलकर आप देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप देखिए कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अनलाइक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इट फॉर्म्स इनवर्ड इन्वेजिनेशंस। आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ नज़र नहीं आ रही है, जैसे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ नज़र आ रही है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये सराउंड करती है माइटोकॉन्ड्रियल बॉडी को, जबकि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इट फॉर्म्स इनवर्ड इन्वेजिनेशंस, और इन इनवर्ड इन्वेजिनेशंस को कहते हैं क्रिस्टी। दीज आर कॉल्ड क्रिस्टी। तो ये क्रिस्टी आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बनते हुए दिखाई देंगे, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रिस्टी फॉर्म नहीं करते। और फिर आप देखिए कि क्रिस्टी की जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस से मतलब है कि द सरफेस ऑफ द क्रिस्टी विच इज़ लाइंड विच इज़ टूवर्ड्स द मैट्रिक्स। सो दिस सरफेस ऑफ द क्रिस्टी इज ऑक्यूपाइड बाय मैनी स्टॉक पार्टिकल्स। आपको यहाँ पर ये एक स्टॉक पार्टिकल बड़ा करके दिखाएं, इसको कहते हैं स्टॉक पार्टिकल। तो स्टॉक पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ टू रीजन्स। इसका एक पोर्शन F0 पोर्शन है एंड द अदर इज F1 पोर्शन। F0 पोर्शन दरअसल ये मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है, और जबकि F1 पोर्शन ये मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर एक्सपोज्ड है। बेसिकली ये जो स्टॉक पार्टिकल हैं दे आर एक्चुअली एंजाइम, और ये कौन सा एंजाइम है? दिस एंजाइम इज नोन एज ATP सिंथेज एंजाइम। दिस एंजाइम is known as ATP synthase, and this enzyme participates in ATP synthesis। अभी हम आगे जब माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल फंक्शन डिस्कस करेंगे, आगे सेलुलर रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको ये स्टॉक पार्टिकल यानी ATP सिंथेज का डिटेल रोल नज़र आएगा। तो ये ATP सिंथेज मॉलिक्यूल्स ADP के अंदर, ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन करके ATP फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन को कैटलाइज करने के लिए इन ATP सिंथेज मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट होने की ज़रूरत होती है, एंड फॉर दिस एक्टिवेशन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और तब उस इलेक्ट्रॉन फ्लो के जरिए ये एक्टिवेट होंगे और ATP बनेगा। बहरहाल ये वाला पॉइंट हम आगे चलकर जब सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे वहाँ पर आपको डिटेल के साथ ये पॉइंट समझाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपने स्टॉक पार्टिकल देखा, इसके लिए सम टाइम एक और टर्म भी यूज़ की जाती है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजोम। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजोम। तो ये टर्म भी इसी स्टॉक पार्टिकल के लिए यूज़ की जाती है। जी बच्चे, तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो आपको यहाँ पर मैट्रिक्स रीजन अभी पॉइंट आउट किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो कंपार्टमेंट्स हैं, आउटर कंपार्टमेंट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और इनर कंपार्टमेंट मैट्रिक्स। अब इन दोनों कंपार्टमेंट्स में क्या फ़र्क है? देखिए, ये जो आउटर कंपार्टमेंट होता है जिसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है, दिस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एक्चुअली स्टोर्स, दिस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एक्चुअली स्टोर्स H आइन ग्रेडियंट। ये H आइन ग्रेडियंट को स्टोर करता है। H आइन ग्रेडियंट, H आइन ग्रेडियंट से मतलब ये है कि एक्चुअली जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जिनके जरिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो परफॉर्म होगा। सो ड्यू टू दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो, प्रोटॉन्स यानी हाइड्रोजन आइंस को प्रोटॉन्स भी कंसिडर किया जाएगा। ये जो हाइड्रोजन आइंस
या प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स हैं, दीज प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली पंप्ड फ्रॉम मैट्रिक्स यानी फ्रॉम इनर कंपार्टमेंट टू द आउटर कंपार्टमेंट। इस तरह से ये पंप होकर यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पर फिर ये इस आउटर कंपार्टमेंट के अंदर ये स्टोर होते हैं और बाद में फिर इन्हीं हाइड्रोजन आयंस के जरिए एटीपी सिंथेज को एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, तो आपने ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या ल्यूमेन का रोल याद रखना है कि इट एक्चुअली स्टोर्स द हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट और प्रोटॉन ग्रेडियंट। अच्छा, दूसरी तरफ जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, जिसको इनर माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट है, जिसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज मौजूद है। देखिए इसके अंदर जो यूनिक प्रॉपर्टीज मौजूद हैं उन प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको इसका अपना एक डीएनए मॉलिक्यूल मिलेगा और ये डीएनए मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल नहीं बल्कि एक से ज़्यादा। और दिस डीएनए मॉलिक्यूल एक्ट एज जीनोम ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रियन। इट मीन्स के इस माइटोकॉन्ड्रियन का अपना जेनेटिक सिस्टम आपको अभी नज़र आने वाला है, उसमें इसका अपना जीनोम मौजूद है और उस जीनोम की एक्सप्रेशन के लिए इट ऑल्सो हैज़ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए। यहाँ पर मैसेंजर आरएनए भी मिलेगा आपको, राइबोसोमल आरएनए भी और ट्रांसफर आरएनए। सो ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स रीजन। हालांकि ये जो प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं ये ओवरऑल सेल की प्रॉपर्टीज होती हैं, बट दीज प्रॉपर्टीज आर आल्सो फाउंड विद इन दिस माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर आप देखिए कि यहाँ पर 70s टाइप के राइबोसोम, इसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं राइबोसोम वाले केस में कि यहाँ पर 70s टाइप के राइबोसोम्स हैं जो कि इनफैक्ट प्रोकैरियोटिक टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन दिस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये आपने जो चीज़ें यहाँ पर ऑब्जर्व की हैं इनकी प्रेजेंस इंडिकेट करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया इसका अपना एक जेनेटिक सिस्टम है। इट सजेस्ट दैट दे हैव देयर ओन जेनेटिक सिस्टम। और इस जेनेटिक सिस्टम होने का मतलब क्या होगा कि दे आर एक्चुअली कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन। वट एवर प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, all those proteins are synthesized by mitochondria themselves. Mitochondria actually they are not dependent upon the cell's nucleus. सेल के न्यूक्लियस पर ये इस तरह डिपेंडेंट नहीं है कि वहाँ से न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शंस आएंगी इसकी प्रोटीन्स बनाने के लिए और उसके अकॉर्डिंगली वहाँ से कोई प्रोटीन बनकर इसके पास आएंगी, ऐसा नहीं है। All the proteins which are needed by the mitochondrial activity, वो सारी प्रोटीन्स ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद सिंथेसाइज करते हैं। इनके पास उन प्रोटीन्स को बनाने के लिए राइबोसोम भी अपने हैं और उन प्रोटीन्स को बनाने के लिए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो भी इनके पास यहाँ पर इनके डीएनए में स्टोर है। तो दे हैव देयर ओन जेनेटिक सिस्टम एंड दे आर कैपेबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स। तो ये आपको एक यूनिकनेस नज़र आ रही है, बाकी ऑर्गेनल्स में ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपने नहीं देखी। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे आपको अभी मैंने बताया कि एक तो इसमें आपको ये सेल्फ जेनेटिक सिस्टम नज़र आ रहा है, इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ और प्रॉपर्टीज़ जो कि इसी मैट्रिक्स की वजह से हासिल होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ में द कैपेसिटी टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स। माइटोकॉन्ड्रिया आर सच ऑर्गेनल्स विच आर कैपेबल टू डिवाइड देमसेल्व्स depending upon the need of the cell. If a cell needs more mitochondria, then they begin to divide themselves and produce more mitochondria. इस तरह से number of mitochondria increase हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बॉडी बिल्डर की एग्जांपल दी थी कि कोई बॉडी बिल्डर जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो उस एक्सरसाइज करने की वजह से उसके मसल्स बिल्ट होना शुरू हो जाते हैं और उन मसल सेल्स के अंदर मोर माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से आपको यहाँ पर एक और यूनिक प्रॉपर्टी नजर आएगी दैट दे हैव कैपेसिटी टू सर्वाइव आउटसाइड द सेल इन द सूटेबल मीडियम इफ दे आर केयरफुली फ्रैक्शनेटेड। यानी अगर आप इनको किसी सेल से आइसोलेट करें और केयरफुली इनको आइसोलेट करें, सो दे आर कैपेबल टू सर्वाइव आउटसाइड द सेल। ये सेल के बाहर किसी सूटेबल मीडियम में बिल्कुल इस तरह सर्वाइव कर सकते हैं जैसा कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हमने हाईलाइट की हैं कि दे हैव देयर ओन जेनेटिक सिस्टम, दे आर कैपेबल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स एंड दे आर कैपेबल टू सर्वाइव आउटसाइड द सेल। ऑल दीज प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्ट दैट माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑर्गेनिजम्स विद इन द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज क्या सजेस्ट करती हैं? दीज प्रॉपर्टीज सजेस्ट दैट माइटोकॉन्ड्रिया आर एक्चुअली ऑर्गेनिज्म विद इन ऑर्गेनिज्म, यानी they are actually the result of endosymbiotic origin.
एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं दे हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल कैसे ओरिजिनेट हुआ? तो एवोल्यूशन के अंदर हमारे पास एक आइडिया मिलता है, उसे कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के मुताबिक ये माइटोकॉन्ड्रिया कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी कोई ये बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होंगे, इंडिपेंडेंटली ये रहते होंगे, और ये ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की समटाइम ये इस तरह से उनकी खुराक बने होंगे। यानी बाज़ का हो सकता है कि कोई प्रोकैरियोटिक सेल इनको इनगल्फ करके इनको डिस्ट्रॉय कर जाता हो, और हो सकता है कि समटाइम कोई प्रोकैरियोटिक सेल इनको इनगल्फ करने के बाद वो डिस्ट्रॉय ना करता हो और इनको अपने अंदर यूं परसिस्ट कर लेता हो, और इस तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया उनके एक ऑर्गेनल के तौर पर स्टैब्लिश हो गए। तो ये जो व्यू है इसे कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, कि ये जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स हैं दे हैव बीन ओरिजिनेटेड बाय एंडोसिम्बायोटिकली। तो ये एंडोसिम्बायोटिकली यानी किसी ओल्ड प्रोकैरियोटिक सेल ने इस तरह से एंडोसाइटोस किया होगा इन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स को, और वो एंडोसाइटोस होने के बाद फिर उस सेल के अपने ऑर्गेनल्स के तौर पर परसिस्ट कर गए। तो इस तरह से ये एंडोसिम्बायोटिकली ओरिजिनेट होने वाले ऑर्गेनल्स हैं। तो इनको इसी वजह से ऑर्गेनिज्म विद इन ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये इस हवाले से अगर क्वेश्चन पूछे जाएं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं विच सजेस्ट दैट द माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनिज्म विद इन ऑर्गेनिज्म, तो आपने ये प्रॉपर्टीज को खास तौर पर माइंड में रखना है। अच्छा, अब लास्ट में हम देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या है। एज फार एज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसर्न, तो माइटोकॉन्ड्रिया ये बेसिकली सेल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसके साथ कंसर्न है, एंड दैट एक्टिविटी इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। और आप जानते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रोकन डाउन किया जाता है और एनर्जी गेन की जाती है, और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कंसिडर किया जाता है। Which organelles are considered as powerhouses of the cell? तो ये mitochondria हैं which are the powerhouses of the cell. Why they are called powerhouses? Because they are involved in generation of ATPs by cellular respiration. They are actually the sites of cellular respiration. Therefore, they are called powerhouses of the cell. तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन एक्टिविटी है आपने यकीनन ये पढ़ा होगा, और अभी हम आगे चलकर भी डिटेल से इसको पढ़ेंगे आने वाले यूनिट्स के अंदर, कि सेलुलर रेस्पिरेशन दो टाइप्स की है। एक टाइप एरोबिक रेस्पिरेशन है विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरी टाइप को कहा जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज लिबरेटेड, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज इन्वॉल्व एंड लेस अमाउंट ऑफ एटीपीज आर लिबरेटेड। अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन की आपने दो काइंड्स पढ़ी होंगी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरी टाइप है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सिमिलरली एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने 4 स्टेप्स यकीनन पढ़े होंगे, उसमें से एक स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट या इसको लिंक रिएक्शन भी कहते हैं, एंड द थर्ड स्टेप इज क्रेब्स साइकिल, एंड द फोर्थ स्टेप इज रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये 4 स्टेप्स एरोबिक रेस्पिरेशन में इंक्लूड होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि बताइए कि सेलुलर रेस्पिरेशन का कौन सा इवेंट माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है? क्या ये दोनों रेस्पिरेशन यानी बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन आर linked with mitochondria or concerned with mitochondria or performed by mitochondria, या only aerobic या only anaerobic? तो keep in your mind, anaerobic respiration cannot be performed by mitochondria. Anaerobic respiration is the role of cytoplasm. हमने पिछले लेक्चर्स में भी इसका जिक्र किया था जहाँ पर हमने साइटोप्लाज्म का फंक्शन डिस्कस किया है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का माइटोकॉन्ड्रिया से कोई लेना देना नहीं है। एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्मिक फंक्शन है। ओके, तो अब रह गया एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ये 4 स्टेप्स हैं, तो क्या ये चारों स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होते हैं? तो आप अगेन याद कीजिए, साइटोप्लाज्मिक टॉपिक को डिस्कस करते हुए हमने डिस्कस किया था कि ग्लाइकोलिसिस इज अ मेटाबॉलिक पाथवे व्हिच अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, इट डज नॉट अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस वजह से आप साइटोप्लाज्म को भी एक्सक्लूड कर दें। तो ओनली दीज 3 स्टेप्स आर परफॉर्म बाय माइटोकॉन्ड्रिया।
तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ रिलेशन है ना, वो दरअसल इन 3 स्टेप्स के थ्रू है। तो ये 3 स्टेप्स दरअसल माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होंगे। उनमें ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट एसिड या पायरुवेट है, जिसे लिंक रिएक्शन भी कहते हैं, और क्रेब्स साइकिल, बोथ ऑफ देम आर परफॉर्म बाय द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये दोनों मैट्रिक्स में परफॉर्म होंगे, और जबकि दिस लास्ट स्टेप इज परफॉर्म बाय क्रिस्टी मेम्ब्रेन्स। ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, क्रिस्टी मेम्ब्रेन्स, तो इस क्रिस्टी मेम्ब्रेन्स के जरिए दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विल बी परफॉर्म। तो इन दिस वे माइटोकॉन्ड्रिया आर लिंक्ड विद सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है जी। तो बाकी सेलुलर रेस्पिरेशन के ये स्टेप कैसे परफॉर्म होते हैं, ये आगे हम जब बायोएनर्जेटिक्स का यूनिट पढ़ेंगे वहाँ पर फिर डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। थोड़े से इसके हवाले से क्वेश्चन आपसे शेयर कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे। तो आप देखिए कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन एनर्जी ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ द सेल। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मर्स यानी वो स्ट्रक्चर्स जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें। तो वैसे तो देखो लाइसोसोम के अंदर भी डाइजेशन हो रही है, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लेकिन मेन एनर्जी ट्रांसफॉर्मर्स कौन है, वो माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर मेन एनर्जी ट्रांसफॉर्मर्स का जिक्र हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया वो आंसर होगा। इसी तरह से अ सेल हैज़ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर, एंजाइम्स, डीएनए, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इट कुड बी अ सेल फ्रॉम। तो अब आप देखिए कि ये जो प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाई हैं, तो इससे आपको क्या जाहिर हो रहा है। अच्छा, अब देखो, अगर यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका मतलब ये यूकैरियोटिक सेल है, ये बैक्टीरियम तो हो नहीं सकता, ओके, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है ना। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ना होते एंजाइम, डीएनए, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हम कह सकते थे कि ये हो सकता है कि बैक्टीरियम हो। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस की वजह से बैक्टीरियम नहीं हो सकता। एन एनिमल सेल बट नॉट अ प्लांट सेल। एनिमल सेल हो सकता है और प्लांट सेल भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई यहाँ पर स्ट्रक्चर शो नहीं किया जो कि प्लांट सेल में ना हो, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अ प्लांट सेल बट नॉट एन एनिमल सेल, तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिकली प्लांट सेल का कोई ऑर्गेनल शो किया हो तो हम कहें कि ये प्लांट सेल हो सकता है, एनिमल सेल नहीं है। अब प्लांट और एन एनिमल सेल, ये बहुत ही रिलेटेड ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है कि देखो, ये कोई प्लांट सेल भी हो सकता है, एनिमल सेल भी हो सकता है, बैक्टीरियम हरगिज़ नहीं है, या एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं है। आप ये डी ऑप्शन को यहाँ पे प्रेफर करेंगे। सो दिस इज़ द राइट आंसर। सो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। जी बेटा, तो इस तरह हमारा आज का ये लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड हुआ। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.